एक आध क्वेश्चन जो लोगों ने रेज किए थे मैं उनके बारे में बता दूं। एक क्वेश्चन किसी ने रेज किया था कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर कौन करता है और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को साइन कौन करता है। आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दरअसल अकाउंट कोड से है और इसे अकाउंट कोड के डिफेंस अकाउंट कोड के पैरा 6 में दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें दो तरह के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की बात हो रही है। एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डिफेंस सर्विसेज, जिसे कि एफएडीएस प्रिपेयर करेंगे और उसे डिफेंस सेक्रेटरी साइन करेंगे। और एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है डिफेंस सिविल एस्टीमेट्स, सिविल, और इसे सीजीडीए ऑफिस प्रिपेयर करेगा और सीजीडीए साइन करेंगे। और इसे आप जो है डिफेंस अकाउंट कोड के पैरा 26 में देख सकते हैं। और जब भी आपके मन में, पहली बात तो मैं एक बात ये भी कह दूं आउटसेट पर कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो। तो कोशिश हमें ये करना है कि जिस टॉपिक की हम स्टडी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो हमारे जेन्यून डाउट्स हैं हम उनको रेज करें और फिर इंतजार करें। इंतजार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी जवाब यूं ही अपने अनुभव से नहीं दे देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। अगर कोई भी जवाब ऐसे ही मैंने दे दिया अपने अनुभव से या अपने नॉलेज से, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे या इधर उधर हो जाए, तो वो फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन मुझसे रेज करेंगे ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उसको कुछ रुक के ही आपको बताऊंगा। इसलिए जब तक मैं उसे वेरीफाई नहीं कर लेता, जब तक मैं उसकी अथॉरिटी नहीं चेक कर लेता, तब तक मैं किसी भी आंसर को नहीं करूंगा, किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। मतलब भले हम थोड़ा देर से दें, लेकिन ऑथेंटिक रिप्लाई आप तक आनी चाहिए। ठीक है भाई, आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से कि नहीं? जी यस सर। सर। यस सर। तो सर ये कोई भी आपके मन एक्चुअली में सर, डाउट आता है, पहली बात तो आप टॉपिक रिलेटेड ही डाउट रखें, जो हमारा करंट में टॉपिक चल रहा। अदरवाइज क्या होगा कि उससे डिविएशन हो जाएगा, हम दाएं बाएं इधर उधर भागने लगेंगे। तो जो हमारा करंट में चल रहा है हमें उसी से जेन्यून डाउट्स रखने हैं और फिर उसका थोड़ा इंतजार करना है कि उसका एक जो है वेटेड सॉल्यूशन आपके सामने पेश किया जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हेलो हेलो हाँ सर। जल्दी बोलिए, जल्दी सर बोलिए। वीडियो नहीं आ रहा। नहीं, वीडियो तो मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ ना, अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, अभी तो मैंने किया ही नहीं है। ठीक है, ओके आप लोग ओके, म्यूट थैंक यू कर सर। लीजिए सारे लोग। और दूसरी बात एक और देखिए, जैसे मैं पीपीटी दे रहा था, तो पीपीटी में एक्चुअली में क्या मैंने फील किया कि पीपीटी में मैंने चीजों को जैसे रख रखा है, और वो एक जनरल इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग के पर्पज से तो अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है कि मतलब 60-60 पीपीटी हो जाती है, 60-60, और कंटेंट उतना ज्यादा नहीं आ पाता उनमें। तो मैं चूंकि ये फिर से मैं वही कहूंगा कि ये हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं सीधे सीधे आपको बुक से ही रूबरू कराना चाहता हूँ। आई वुड लाइक यू टू सी द पैराज, द रूल्स, द लैंग्वेज, और फिर उसमें हम जो है इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे। और मैंने अपडेटेड बुक्स भी ऑर्डर कर रखी है, वेरी सुन आई विल रिसीव देम। इसलिए अभी जो मैं कराया जा रहा है, हो सकता है कहीं पर कोई अपडेटेड फैक्ट ना हो, तो आप पैनिक ना करें बिल्कुल भी, हम चीजों को आगे पीछे जरूर कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप विदाउट गेटिंग पैनिक आप आगे बढ़ते जाइए। तो ये देखिए, ये हमारा जो चैप्टर 1 है, OM1 का, ये फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि इसके कंटेंट्स को भी बहुत ध्यान से समझें, जो चैप्टर 1 का कंटेंट्स है। सबसे पहले देखिए, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेज हैं जो डीएडी के, उनके बारे में बताया गया है, अभी हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव डीएडी का क्या है वो बताया गया। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि हमारा जो फंक्शन है वो 4 फोल्ड फंक्शन है: फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट, अकाउंटिंग एंड इंटरनल ऑडिट।
हम इन्हीं 4 फंक्शन को कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि टॉप में अगर हम देखें एपेक्स बॉडी एमओडी फाइनेंस है, उसके बाद में आपका ये डीएडी है, डीएडी को सीजीडीए द्वारा हेड किया जाता है। अगर अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी से बात करें तो डिफेंस अकाउंट ये जो मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के बाद आप अपनी नोटबुक में ये 4 लाइन आप शुरू में अभी लिख लीजिएगा। अभी हम कंटेंट देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद देखिए इसमें अलाइनमेंट ऑफ वर्क जो ऑफिसेस के हैं, वर्क ऑफिसेस वो बताया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सीजीडीए का। फिर रीजनल कंट्रोलर एंड प्रिंसिपल कंट्रोलर को मेंशन किया गया है। पीसीडीए न्यू दिल्ली है, पीसीडीए पेंशन, पीसीए फैक्ट्रीज कोलकाता, जिनका की जो फंक्शन है जो ड्यूटीज है वो अंडर चेंजेस है। मतलब क्योंकि ओएफबी का कारपोरेटाइजेशन हो गया है तो उनके फंक्शन को जो है फिर से नए सिरे से आपको देखना पड़ेगा, तो उसको आपको हमें वेट एंड वॉच करना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। पीसीडीए बीआर न्यू दिल्ली का फंक्शन है, बॉर्डर रोड्स पीसीडीओ, तो ये सब दिए हुए हैं। इस कंटेंट को आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में जो प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर ऑफिसेस की जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सीजीडीए के अंतर्गत जो आते हैं, इनके सेटअप के बारे में इसमें बात किया गया है ना। तो फिर से कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी सीजीडीए के सेटअप की बात की गई है। हालांकि जो सीजीडीए का जो मतलब ऑफिस है उसमें भी सर्टेन चेंजेस हुए हैं लेटेस्ट, वो भी हम लोगों को समझने हैं। अभी जो हमारे पास ये 2014 की ओएम है, ओएम 1, हम इसे कर रहे हैं। अभी इसमें जो भी चेंजेस हैं वो आपको अलग से मैं बताऊंगा। तो ये डिफरेंट मतलब जो कंट्रोलर या प्रिंसिपल कंट्रोलर्स के ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद में ये फिर हमारा ये मतलब जो जितने भी कंट्रोलर और प्रिंसिपल कंट्रोलर हैं तो ये कंटेंट्स में भी आप में ही दिख जाएगा। ये चैप्टर नंबर 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, चैप्टर नंबर 1 ही हमें करना है। इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आ जाते हैं। इसकी बात हम अच्छी तरह से कर चुके हैं, लेकिन आप 2-3 लाइन शुरू में लिख लीजिए। डिफेंस सेक्रेटरी लिखिए आप, डिफेंस सेक्रेटरी डैश चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। मतलब ये जो पहले पैरा में दिया गया है उसका एक सार तत्व आपको मिल जाएगा एक ब्रीफ में। डिफेंस सेक्रेटरी डैश चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। इसके आगे आप लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में, मतलब शार्ट में हम एक नोट्स टाइप के बनाते हुए चलेंगे। इसके बाद आप लिख लीजिए FADS ऑब्लिक सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, FADS ऑब्लिक सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, और डैश करके लिख लीजिए चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। और इसमें जो है इससे एक चीज और आप लिख सकते हैं अगली लाइन में, जो इसमें दिया है पैरा 1 में जो दिया हुआ है, डीएडी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमओडी फाइनेंस। शार्ट में चीजों को लिखना है, डीएडी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमओडी फाइनेंस। फाइनेंस के लिए भी सिर्फ एफ लिखते जाइए, एमओडी ब्रैकेट में एफ, डीएडी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमओडी फाइनेंस। इसके बाद अगली लाइन में लिख लीजिए एमओडी फाइनेंस हेडेड बाय एफएडीएस, एमओडी फाइनेंस हेडेड बाय एफएडीएस। अब इसमें जैसे एक चीज इसमें और आखिरी में दी गई है कि जो FADS है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चूंकि एक क्वेश्चन ये किया गया था तो मैं कर देता हूँ, लिख लीजिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डिफेंस सर्विसेज, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कामा डिफेंस सर्विसेज प्रिपेयर्ड बाय FADS। अब चाहे FADS ऑप्शन में आए या सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस आए, ये ध्यान रखिएगा आप, ये दोनों सेम अथॉरिटी है। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डिफेंस सर्विसेज ये जरूर लिखेगा, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डिफेंस सिविल वो अलग है, ये अलग है। तो
तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डिफेंस सर्विसेज प्रिपेयर्ड बाय FADS एंड साइंड बाय डिफेंस सेक्रेटरी, इतना भी लिख लीजिए क्योंकि किसी ने सवाल किया था, हालांकि वो अकाउंट कोड का इशू है, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डिफेंस सर्विसेज प्रिपेयर्ड बाय FADS एंड साइंड बाय डिफेंस सेक्रेटरी। अब ये हमारा पहला पैरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरे पैरा में आ जाते हैं। तो आगे मतलब आप लिखते चले जाइए, चाहे आप पैरा 1 पैरा 2 भी आप कर सकते हैं। पैरा 1 के इतने पॉइंट हो गए, अब पैरा 2 के कौन से पॉइंट है। देखिए ये बड़ा स्पेसिफिक मैनर में, मतलब जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो हम करेंगे। जहां कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इसी तरह से हम लोग नोट्स बनाते चले जाएंगे। ये आपको बहुत अच्छी तरह से काम आएंगे एग्जाम के टाइम पर। अब पैरा 2 में हमें क्या लिखना है, उसमें लिख लीजिए CGDA HOD DAD, CGDA डैश HOD डैश DAD, इतने से आप समझ जाएंगे। CGDA डैश HOD डैश DAD यानी CGDA डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और उसकी अगली लाइन में लिखिए CGDA डैश चीफ अथॉरिटी, CGDA डैश चीफ अथॉरिटी रिगार्डिंग, मतलब शार्ट वाले शब्द हम लिख रहे हैं, रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंटिंग, रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में डिफेंस सर्विसेज, ऑफ एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिखिए डिफेंस सर्विसेज एंड अदर डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, CGDA डैश चीफ अथॉरिटी रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में डिफेंस सर्विसेज एंड अदर डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब ये हो गया कि CGDA DAD के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और वो एक प्रमुख अथॉरिटी है, मुख्य अथॉरिटी है। किस मामले में मुख्य अथॉरिटी है, डिफेंस सर्विसेज और जो दूसरे डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि बॉर्डर रोड्स, कोस्ट गार्ड या CSD, इनके मामले में इनके जो खर्चे हैं उनके इंटरनल ऑडिट के मामले में और अकाउंटिंग के मामले में CGDA सबसे प्रमुख अथॉरिटी है। मेन काम CGDA का है, CGDA को ही इंटरनल ऑडिट इंश्योर करना है और अकाउंटिंग इंश्योर करनी है। तो ये पैरा 2 हो गया। अब इसमें जैसे नोट में इन्होंने जो दिया है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स वाली बात, वो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। लेकिन एक पॉइंट इसमें जैसे ध्यान रखिएगा कि डिफेंस सेक्रेटरी नोट 1 में जो लिखा है कि डिफेंस सेक्रेटरी इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द MOD सिविल एस्टिमेट्स, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज की जाती है किसके द्वारा, FADS के द्वारा, जो कि चीफ मतलब हु विल फंक्शन फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। तो ये चीज आप समझ गए। एक नोट 1 में जो पॉइंट और दिया हुआ है उसको आपको ध्यान देना है कि ये जो MOD का जो पेमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर और जितना भी स्टाफ है, उनके जो पेमेंट का काम है, उनसे रिलेटेड जो भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर हैं, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, नोट 1 में जो दी गई है सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। MOD के लिए, MOD को फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, एक पे अकाउंट ऑफिस है आपका न्यू दिल्ली में, जिसे कि PCDA न्यू दिल्ली लुक आफ्टर करते हैं। तो ये चीज दी गई है, देखिए ध्यान से समझिए जरा। नोट 1 में लिखा है द पेमेंट एंड अकाउंटिंग फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द MOD आर इंटरेस्टेड टू द CGDA हु फंक्शन एज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर
and has a pay account office under him at Delhi. This pay account office MOD is functioning under the administrative control of PCDA New Delhi. तो अब इसको शार्ट में ऐसे लिख लीजिए, PAO ब्रैकेट में MOD, PAO ब्रैकेट में MOD, उसके आगे लिख लीजिए फंक्शंस अंडर PCDA न्यू दिल्ली, PAO MOD फंक्शंस अंडर PCDA न्यू दिल्ली। अब PCDA न्यू दिल्ली CGDA के अंडर में है, तो यहाँ इसलिए ये बात इन्होंने बताई है कि वैसे तो MOD को फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम FADS का है, लेकिन जो इनके पेमेंट और अकाउंटिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, समझिए जरा, पेमेंट एंड अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो CGDA के पास है। और CGDA का कौन सा दफ्तर ये कर रहा है? CGDA का जो मतलब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कह सकते हैं PCDA न्यू दिल्ली, उनके द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है। यानी एक पे अकाउंट ऑफिस है MOD के लिए, सेपरेट पे अकाउंट ऑफिस, जिसको कि PCDA न्यू दिल्ली के द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है। इस तरह माना जाएगा कि भाई ये CGDA के द्वारा लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को पैरा 2, ये जो नोट 1 में दी गई है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए ना। इसके बाद में नोट 2 में जो बात बताई गई है उसे समझ लीजिए। CSD के मामले में, मतलब CSD ये जो CSD को जब ये मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बना दिया गया, जब उसके साथ मर्ज कर दिया गया, ध्यान से समझिएगा, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया, तो डिफेंस सेक्रेटरी उसके लिए भी चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी हो गए, CSD के लिए भी। अब जाहिर सी बात है कि जो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी FADS द्वारा निभाई जा रही है, तो वो सारी चीजें लागू हो गई। तो अब CSD के केस में आप लिख लीजिए अगली लाइन में नोट 2 के लिए CSD। अब CSD के केस में हम क्या क्या करते हैं वो समझ लीजिए आप। CSD के केस में मतलब एक सेपरेट, एक तो हमारा कंट्रोलर है आपका CDA CSD मुंबई, CDA CSD मुंबई, ये एक सेपरेट हमारा जो है डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल है या कंट्रोलर है जो CSD को लुक आफ्टर करते हैं। अब CSD के केस में हम क्या क्या करते हैं जरा वो लिख लीजिए आप। नंबर 1, प्रोविजन ऑफ फंड, मतलब फंड प्रोवाइड करते हैं। और इसको आप प्रोविजन ऑफ फंड को इसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिविल एस्टिमेट्स ऑफ द MOD। ये कहां से फंड प्रोवाइड किया जाता है? MOD के सिविल एस्टिमेट से। ये भी ध्यान रखिए, जब आप CSD के नीचे लिखेंगे पहला पॉइंट प्रोविजन ऑफ फंड्स, मतलब प्रोविजन ऑफ फंड हम करते हैं, लेकिन ये किससे करते हैं? सिविल एस्टिमेट्स ऑफ द MOD। दो तरह के एस्टिमेट हैं, डिफेंस एस्टिमेट, सिविल एस्टिमेट। अकाउंटिंग जब समझेंगे तो इन्हें बहुत डिटेल में समझाएंगे, अभी नाम सुनते जाइए, है ना। मतलब जो चीज जहां पर आएगी हम उसी वक्त समझेंगे, अदरवाइज हम ये पढ़ते हुए वो समझने लगेंगे, सब हौच पौच हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, अभी नाम सुनते जाइए, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, उसे बनी रहने दीजिए, वैसे ही बनी रहने दीजिए, उसको एक दिन जरूर आपकी जिज्ञासा को क्वेंच किया जाएगा। तो ये आपने लिख लिया होगा प्रोविजन ऑफ फंड्स ब्रैकेट में सिविल एस्टिमेट्स ऑफ MOD। दूसरी बात, CSD के लिए भी CGDA प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हो गए, क्योंकि CGDA जहां जहां पर डिफेंस सेक्रेटरी चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी हैं, जहां जहां पर FADS चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, वहां वहां पर CGDA प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं। ये एक जनरल आप जो है बात समझ लीजिए। तो ये बात हो गई। इसके बाद में देखिए नंबर 1 आपने लिख लिया प्रोविजन ऑफ फंड, नंबर 2 लिख लीजिए रिसीविंग मंथली स्टेटमेंट ऑफ रिसीव्ड एंड चार्जेस। नंबर 2 में लिखिए CSD के मामले में दूसरा हमारा क्या काम है? रिसीविंग मंथली स्टेटमेंट ऑफ रिसीव्ड एंड चार्जेस, रिसीविंग मंथली स्टेटमेंट्स ऑफ रिसीव्ड एंड चार्जेस। नंबर 3 में लिख लीजिए कंपाइलिंग मंथली अकाउंट्स, नंबर 3 में लिख लीजिए कंपाइलिंग मंथली अकाउंट्स, यानी मंथली अकाउंट कंपाइल करना। नंबर 4 में लिख लीजिए इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट।
और ब्रैकेट में लिख लीजिए इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉमर्शियल अकाउंट्स, मतलब इंटरनल ऑडिट हम सारे अकाउंट्स को करेंगे और साथ ही साथ जो उनका कॉमर्शियल अकाउंट्स है उसका भी करेंगे। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉमर्शियल अकाउंट्स, या सिर्फ लिख लीजिए इंक्लूडिंग कॉमर्शियल अकाउंट्स। हम इंटरनल ऑडिट करेंगे और उसमें कॉमर्शियल अकाउंट जो सीएसडी का है उसका भी करेंगे। ठीक है, ये नोट नंबर 2 हो गया हमारा। और सीएसडी को हमारा कौन सा डीएसी लुक आफ्टर कर रहा, सीडीए सीएसडी मुंबई। ये जो भी काम बताए गए हैं वो सीडीए सीएसडी मुंबई के द्वारा किए जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सीजीडीए। CGDA is performing on behalf of FADS. FADS is performing on behalf of डिफेंस सेक्रेटरी। और अलग अलग नाम है, आपको बता दिया। डिफेंस सेक्रेटरी चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी हो गया, FADS चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर हो गया, CGDA प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हो गया। और इसके बाद CDA CSD वो फंक्शनल कंट्रोलर हो गया, उसे वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। इसके बाद पैरा नंबर 3 में आते हैं। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की ड्यूटीज बताई गई हैं, कौन कौन सी ड्यूटी हैं। तो ये जो है जनरल मैनर में चीजों को आपको पॉइंट आउट बिल्कुल करते जाना है। तो बहुत सरल भाषा में नंबर 3 में लिख लीजिए मेंटेनेंस ऑफ द पे एंड फंड अकाउंट्स डैश कमीशन्ड ऑफिसर्स आर्मी, शार्ट में लिखना है कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड ओआरस आर्मी। या आप जो है मेंटेनेंस वर्ड ना लिखें, मतलब शार्ट में लिखना है पे एंड फंड अकाउंट्स डैश कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑब्लिक ओआरस आर्मी। ये एक पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में ये जो नोट दिया हुआ है हमें उसको कवर करना है। देखिए दूसरे पॉइंट में जो नोट दिया गया था एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए, तो उसको जो है शार्ट में लिख लीजिए पे एंड फंड अकाउंट्स ऑफ एयरफोर्स, पे एंड फंड अकाउंट्स, पे एंड फंड अकाउंट्स ऑफ एयरफोर्स, एएफ के लिख लीजिए डैश डैश एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस न्यू दिल्ली। बस इतना लिख लीजिए पे एंड फंड अकाउंट्स ऑफ एयरफोर्स डैश एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस न्यू दिल्ली। अब इस पर जैसे कल क्वेश्चन लोग रेज कर रहे थे कि जो पेंशन होती है, तो पेंशन के मामले में देखिए जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स एंड एयरमैन है उनकी पेंशन प्रोसेस की जाती है JCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली द्वारा। और नेवी के जो ऑफिसर्स एंड आपके जो है सेलर्स हैं उनकी जो पेंशन है वो प्रोसेस की जाती है PCDA नेवी मुंबई द्वारा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो आगे मिलेगा भी कहीं ना कहीं आपको अभी। तो ये चीज हो गई आपकी नोट 1। अब नोट 2 में जो लिखा है उसको भी लिख लीजिए आप पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सेलर्स नेवी डैश नवल पे ऑफिस मुंबई, पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सेलर्स ऑफ नेवी डैश नवल पे ऑफिस मुंबई। इसमें देखिए जो मैंने फंड वर्ड यूज किया था मैं उसको जरा एक बार और कंफर्म कर लेता हूं। एयरफोर्स के केस में जो है क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। द पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर एंड एयरमैन, तो देखिए इसमें जो है केवल पे अकाउंट्स की बात अभी की गई है। तो जो फंड वर्ड आपने लिखा था अभी उसको आप काट दीजिए, जहां जो दिया हुआ है उसी जगह पर हम लिखेंगे, केवल पे अकाउंट्स आप रखिए। पे एंड फंड अकाउंट्स मैंने जो लिखाया था, फंड अकाउंट्स अभी काट दीजिए उसको, केवल पे अकाउंट्स लिखे। द पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एयरमैन जो लिखा था आपने वो बना रहने दीजिए। नेवी के केस में नवल पे ऑफिस मुंबई, सरल भाषा में भी लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 में देखिए लिखा है नंबर 2 जो फंक्शन दिया गया है इसमें आप लिख लीजिए इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑल चार्जेस डैश ऑल डिफेंस सर्विसेज। बस इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑल चार्जेस डैश ऑल डिफेंस सर्विसेज। अब इसमें जो है देखिए ऑल चार्जेस में क्या हो गया, सब कुछ आ गया भाई। इसमें सप्लाईज के अगेंस्ट में भी पेमेंट हो गया। चार्जेस का मतलब पेमेंट है, ध्यान दीजिए, चार्जेस का मतलब एक्सपेंडिचर है।
चार्जेस का मतलब ये है कि जो डिफेंस के ऊपर थर्ड पार्टी के द्वारा चार्ज किया जाता है उसे भी कह सकते हैं। चार्जेस का मतलब सरल भाषा में आप समझ लीजिए डिफेंस एक्सपेंडिचर समझ लीजिए। रिसीप्ट एंड चार्जेस आप बोलते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं वो रिसीप्ट है, जो हम भुगतान करते हैं वो चार्जेस है। तो हम इंटरनल ऑडिट सभी का करते हैं। तो ये बिल्कुल जनरलाइज व्यू आप फॉर्म कर लीजिए कि चाहे आर्म फोर्सेज हो, चाहे डिफेंस सिविलियन हो, इवन ऑर्डिनेंस एंड क्लॉथिंग फैक्ट्रीज जो दिया था अब वो तो काम खत्म हो गया है, आप जान रहे हैं। और इसमें साथ ही साथ जितने भी सप्लाई के अगेंस्ट में बिल्स होंगे, जितनी सर्विसेज होंगी, पेंड अलाउंसेज होंगे, मिसलेनियस चार्जेज, पेंशन, वर्क्स, यानी कुछ नहीं बचता। तो इसलिए हमें शार्ट में लिख लेना है कि इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ ऑल डिफेंस सर्विसेज, खत्म। अब इसमें आपको बस जनरल एक लाइन याद रखना है। अब इसमें अलग अलग भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब आ जाएगा। इंटरनल ऑडिट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कुछ नहीं बचता। कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंटरनल ऑडिट नहीं करती है। तो इंटरनल ऑडिट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑल चार्जेस डीएडी की है। तो नंबर 2 का काम ये हो गया। अब नंबर 3 में आते हैं अकाउंटिंग और एडजस्टमेंट। ये भी देखिए ऐसा काम है जिसमें कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर। ये भी ध्यान से समझ लीजिए। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि आप नंबर 3 में लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ डिफेंस सर्विसेज, बस इतना लिख लीजिए आप। अब इसमें मैं ट्रांजैक्शंस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जो है ट्रांजैक्शंस में रिसीप्ट एंड चार्जेस दोनों आ जाते हैं। तो शार्ट में आप लिख लीजिए अकाउंटिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ डिफेंस सर्विसेज। बस सारी की सारी डिफेंस सर्विसेज इसमें भी आ जाएंगी। आपके सिवाय ये काम कोई और नहीं करता है, अकाउंटिंग का काम डीएडी के सिवाय। नंबर 3 में ही आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अब ये चाहे आप लिखें या ना लिखें ये थ्योरेटिकल है। मतलब ये जो हमारा अकाउंटिंग के माध्यम से जो डेटा क्रिएट होता है, जो आंकड़े क्रिएट होते हैं कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से, वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को और हायर फाइनेंशियल अथॉरिटीज को उपलब्ध कराते हैं कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए और बजटिंग पर्पज के लिए। तो शार्ट में एक लाइन लिख लीजिए कि कंपाइल्ड डेटा is provided to administrative authorities and financial authorities। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से आपका मतलब है जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव साइड के लोग हैं, और फाइनेंशियल अथॉरिटीज से लेना देना आपका जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज हैं डीएडी की, उनसे लेना देना है। तो जो कंपाइल्ड डेटा है वो उनको मतलब इज फॉरवर्डेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड फाइनेंशियल अथॉरिटीज। एक ये लिख लीजिए और आगे लिख लीजिए, इसी में आगे लिख लीजिए these data are used for budgeting and control of expenditure। बस इतना लिख लीजिए, these data are used for budgeting and control of expenditure। तीसरा काम हो गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब इसमें देखिए चौथे में ये इंटरनल ऑडिट का अलग से इन्होंने दिया है, इन्होंने चौथा पॉइंट। तो आप लिख लो सिर्फ इंटरनल ऑडिट डैश, इंटरनल ऑडिट डैश स्टोर अकाउंट्स डैश, इंटरनल ऑडिट डैश स्टोर अकाउंट्स डैश यूनिट एंड फॉर्मेशंस ऑफ आर्मी एयरफोर्स नेवी। बस इतना लिख लीजिए, इंटरनल ऑडिट डैश स्टोर अकाउंट डैश यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस, या सिर्फ यूनिट्स लिख लीजिए, आप समझ जाओगे। यूनिट्स डैश आर्मी एयरफोर्स नेवी, मतलब ये हो गया कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के यूनिट एंड फॉर्मेशन स्टोर अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम उसका इंटरनल ऑडिट करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। और वो यूनिट एंड फॉर्मेशन कौन से हैं? जैसे ऑर्डिनेंस डिपोज हैं, वर्कशॉप हैं, स्टोरेज डिपो हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें पॉइंट में।
अब इसमें जो है हम ये स्टोर अकाउंट हम बनाते हैं, तो स्टोर एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसमें लिखना पड़ेगा। अब ये इंटरनल ऑडिट नहीं है, ये हम मेंटेन करते हैं। तो आप लिख लीजिए कि मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस, सिर्फ मेंटेनेंस वर्ड लिखिए, मेंटेनेंस डैश, मेंटेनेंस डैश स्टोर एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डैश नवल डॉकयार्ड। अब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला हटा दीजिए क्योंकि वो काम खत्म हो गया हमारा। तो मेंटेनेंस मतलब ऊपर था इंटरनल ऑडिट, ये मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस डैश स्टोर एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और जहां जहां अकाउंट वर्ड आए A/C लिखिए, शार्ट में काम करिए, A/C। एयरफोर्स को केवल AF लिखिए, नेवी को नेवी लिख लीजिए, आर्मी को आर्मी लिखिए। तो मेंटेनेंस डैश स्टोर एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डैश नवल डॉकयार्ड। तो नवल डॉकयार्ड के काम हम ये बस इसमें करेंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये काम हमारा खत्म हो गया है। छठवां पॉइंट देखिए जरा, इसमें जो है MES के केस में हम क्या करते हैं, तो लिख लीजिए जरा इसमें, MES के केस में ध्यान से समझिए जरा। अ, हम सर इसमें देखिए लिखा है कि सर्टेन अकाउंट्स हम MES के बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स जो ऑपरेशनल वर्क्स होते हैं, जो इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उनका करते हैं। और MES के जो दूसरे कंस्ट्रक्शन और दूसरे अकाउंट है उनका ऑडिट करते हैं। तो अब यहाँ तीन चीजें हैं। तो यहाँ पर चौथे छठवें के अंतर्गत आप लिखिए जरा, मेंटेनेंस डैश सर्टेन अकाउंट्स डैश MES। पहली लाइन में बस इतना लिख लीजिए, क्योंकि ये सर्टेन अकाउंट्स वाली बात अब ये आगे जब आप MES की स्टडी करोगे तभी क्लियर होगी, इसलिए अभी इतना ही लिख लीजिए। ये शार्ट में मेंटेनेंस डैश सर्टेन अकाउंट्स डैश MES, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन लिखिए छठवें के लिए, कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स डैश ऑपरेशनल वर्क्स डैश इंजीनियर रेजिमेंट्स, बस इतना लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स, मेंटेनेंस वर्ड भी इसमें बढ़ा सकते हैं, मेंटेनेंस डैश कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स डैश ऑपरेशनल वर्क्स डैश इंजीनियर रेजिमेंट्स। ये की वर्ड हम लिख रहे हैं, इससे समझ आ जाएगा आपको कि जो इंजीनियर रेजिमेंट्स के द्वारा ऑपरेशनल वर्क्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनका हम कंस्ट्रक्शन अकाउंट मेंटेन करते हैं। ध्यान रखिएगा जरा। इसके बाद तीसरी लाइन में आप लिखिए ऑडिट, और ये ऑडिट का मतलब इंटरनल ऑडिट है, तो आप ऑडिट ही सिर्फ लिख सकते हैं। तीसरी लाइन में ऑडिट डैश कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एंड अदर अकाउंट्स डैश MES, बस। मतलब MES कंस्ट्रक्शन अकाउंट अपना खुद बनाएगी, तो उसके कंस्ट्रक्शन अकाउंट का हम ऑडिट करेंगे। और इंजीनियर रेजिमेंट्स के द्वारा जो ऑपरेशनल वर्क्स होंगे उनका कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स हम बनाएंगे। ध्यान से समझ लीजिए जरा, ये जो छठवें में 3 पॉइंट थे, MES के हम सर्टेन अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन MES का जो कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स है या कुछ दूसरे अकाउंट है उनका सिर्फ ऑडिट करते हैं। इंजीनियर रेजिमेंट्स के द्वारा जो ऑपरेशनल वर्क्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनका कंस्ट्रक्शन अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। ये छठवें का सार था। अब सातवें पर चलते हैं। सातवें पर CSD के बारे में जो है बताया गया है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करना है। CSD के बारे में बात हो चुकी है। अब आठवें पॉइंट पे आते हैं जरा, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के केस में। तो ये जो है जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, आप लिख लीजिए आठवें में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, और ब्रैकेट में GREF इसलिए लिख लीजिए क्योंकि फुल फॉर्म ही कभी पूछा जा सकता है इसका। तो जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, ये आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में GREF लिख लीजिए, और उसके आगे ब्रैकेट में BRO लिख लीजिए। यानी ये जो आपके पर्सोनल हैं ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मतलब पाए जाते हैं या काम करते हैं। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, आठवें का नीचे जरा 1 बाय 1 लिख लीजिए। मतलब जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स पर्सोनल के केस में हम क्या क्या करते हैं। हम पहली लाइन लिखिए, पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस, पहली लाइन नीचे पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस। दूसरी लाइन में लिखिए
मेंटेनेंस ऑफ देयर फंड अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ देयर फंड अकाउंट्स। नंबर 3 में लिखिए मेंटेनेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स। नंबर 3 में मेंटेनेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स। देखिए बीआरओ का भी जो काम है उसका भी हम कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स बनाते हैं। इसके बाद में नंबर 4 में लिखिए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय जीआरईएफ यूनिट्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय जीआरईएफ यूनिट्स, बस इतना शॉर्ट में लिख लीजिए। यानी जो जीआरईएफ यूनिट्स अपना अकाउंट, जो भी वो अकाउंट बनाती हैं हम उसका ऑडिट करते हैं। कुछ अकाउंट वो भी बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे, लेकिन जो भी अकाउंट वो बनाते हैं उसका हम ऑडिट करेंगे। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान से समझिएगा, कि जो सीडीए यानी पीसीडीए बारर रोड, पीसीडीए बीआर जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, जो डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल है, वो किस कैपेसिटी में काम करते हैं। तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए, पीसीडीए बीआर, पीसीडीए बीआर लुक्स आफ्टर बीआरओ। पहले तो इतना लिख लीजिए, पीसीडीए बीआर लुक्स आफ्टर बीआरओ। इसके बाद में दूसरी लाइन में लिखे पीसीडीए बीआर, पीसीडीए बीआर डैश सब अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, पीसीडीए बीआर सब अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टेट अकाउंटेंट जनरल, स्टेट एजी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिए। मतलब पीसीडीए बीआर आपका सब अकाउंट्स ऑफिस बन जाता है। किसका सब अकाउंट ऑफिस बन जाता है? कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट के, और साथ ही साथ स्टेट के अकाउंटेंट जनरल के लिए। कब? जब जो है उनके अंतर्गत आने वाले, जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में जो काम आते हैं, जब जब उसको लुक आफ्टर करेंगे। जब जब बीआरओ, ध्यान से सुनिए, जब जब बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेगा या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, तो बीआरओ का चूंकि सारा काम करना हम ही को है, लेकिन उस सूरत में हमारा जो पीसीडीए बीआर है, या जो हमारा डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है, वो एक सब अकाउंट ऑफिस के रूप में काम करेगी। इन कामों के मामले में ध्यान रखिएगा। तो ये जो है, जब जब मतलब जब उनके लिए बीआरओ काम कर रही होगी, तब भी हम बीआरओ के लिए अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे, कंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे हम। लेकिन उस सिचुएशन में हमारी जो कैपेसिटी होगी वो एक सब अकाउंट्स ऑफिस की होगी। किसके लिए सब अकाउंट्स ऑफिस? कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, और एजी ऑफिस के लिए के लिए। ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं भाई? थोड़ी बहुत। यस सर। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। तो इस पॉइंट को भी ये हो गया। अब 9th पॉइंट में हम आते हैं। 9th पॉइंट है हमारा आईएफए का काम। तो आप इसमें लिख लीजिए आईएफए, मतलब हम इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल, या आप लिख लीजिए रेंडिशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस टू सीएफएज, रेंडिशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस टू सीएफएज, रेंडिशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस टू सीएफएज विद रेस्पेक्ट टू WRT, केवल WRT लिखिए, विद रेस्पेक्ट टू देयर डिलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स, बस इतना लिख लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू देयर डिलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स। सीएफएस के पास दो तरह की पावर है, एक इनहेरेंट पावर है, एक डिलीगेटेड फाइनेंशियल पावर है। इनहेरेंट पावर के मामले में हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते, ना उन्हें जरूरत है। लेकिन जो उनकी डिलीगेटेड फाइनेंशियल पावर है, जो कि मैनी फोल्ड बढ़ जाती है, उसमें उनको फाइनेंशियल एडवाइस लेना जरूरी है, और वो हम रेंडर करते हैं। बस ये हो गया।
अब हम चौथे पैरा पे आते हैं। ये कमांड के बारे में बात की गई है। तो आप जो है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिसको हमें बताने की जरूरत हो। आपको हम शार्ट में समझा चुके हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारा मतलब डिपार्टमेंट है उसको बहुत सारे डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल में बांटा गया है, और आर्मी से जुड़े जितने डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल हैं वो आर्मी के कमांड के पैरेलल में हैं। सरल भाषा में समझ लीजिए, आर्मी का सेंट्रल कमांड डीएडी का सेंट्रल कमांड, आर्मी का वेस्टर्न कमांड डीएडी का वेस्टर्न कमांड, इस तरीके से। एयर फोर्स में फंक्शन के आधार पर है। पूरे इंडिया के अंदर एयर फोर्स के लिए हमारे जो डीएसी हैं वो जितने अदर देन न्यू दिल्ली है वो पीसीडीए एयर फोर्स देहरादून लुक आफ्टर करते हैं पूरे डीएसी को। और जो दिल्ली के अंदर एयर फोर्स की यूनिट एंड फॉर्मेशन है या एयर फोर्स हेडक्वार्टर है, उसके लिए पीसीडीए एयर फोर्स न्यू दिल्ली है, जो सीडीए एयर फोर्स न्यू दिल्ली हुआ करते थे। इसके अलावा एक और जेसीडीए एयरफोर्स है, उनके सर्टेन फंक्शन है, वो भी हम बात करेंगे। तो जैसे नेवी में पूरे ऑल ओवर इंडिया की जितने भी नेवी के कमांड हैं उन सब के लिए हमारा सिर्फ एक ही डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल है, हेडेड बाय पीसीडीए नेवी मुंबई। तो इस तरीके से जो है ये कमांड के बारे में हमने आपको बताया था। तो आर्मी में जितने भी हमारे डीएसी हैं उनको हेड करने वाले कंट्रोलर या प्रिंसिपल कंट्रोलर को हम रीजनल कंट्रोलर कहते हैं, और बाकी जहां पर भी जितने लोग हैं वो आपके फंक्शनल कंट्रोलर कहलाते हैं। एक आर्मी के ही केस में लेकिन जो आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनके पे एंड फंड अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं किसके द्वारा? पीसीडीए ऑफिसर्स पुणे के द्वारा। तो वो एक अलग कैपेसिटी रखने वाला डीएसी हो गया। तो ये बात इसमें चौथे पैरा में कही गई, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं है, इसलिए हम समय ज्यादा नहीं खराब करेंगे। तो ये देखिए जो है ये सारी बातें यही बताई गई हैं इसके अंदर, और इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसमें मतलब कई सारी चीजें हैं जो आप थोड़ा सा इसमें नोट कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि नेवी के लिए आप जानते हो पीसीडीए नेवी मुंबई है, अभी मैंने बताया। एयरफोर्स के लिए पीसीडीए देहरादून है, जो कि सारे कमांड एयरफोर्स के कवर करते हैं, सारे फील्ड एरियाज कवर करते हैं। तो लिख लो आप चाहे तो लिखिए आप, ये चूंकि अब एक तरफ से कर रहे हैं तो फैक्ट हो जाएगा आपके लिए। एक सेकेंड जरा, इसमें अगले ही पेज का लिखिए, पीसीडीए नेवी लिखिए। एक तरफ से मैं बताता जा रहा हूं, पीसीडीए नेवी डैश ऑल कमांड्स ऑफ नेवी। पीसीडीए नेवी डैश ऑल कमांड्स ऑफ नेवी। अगला पॉइंट लिखिए, पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून, पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून डैश all the commands and field areas, all the commands and field areas, all the commands and field areas except those in Delhi। बस इतना लिख लीजिए, except those in Delhi, except those in Delhi। तो दिल्ली के अलावा जितने भी एयरफोर्स के कमांड और फील्ड एरियाज हैं उसके लिए डीएसी कौन है? पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून। इसी भाषा में समझना है, डीएसी डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल। मतलब दिल्ली के अलावा जितने भी आपके इंडिया भर में एयरफोर्स के कमांड हैं, फील्ड यूनिट्स हैं, एरियाज हैं, उन सब के लिए जो डीएसी है डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल, वो पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून है। उसके नीचे लिख लीजिए पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली, पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली। अब इसमें आप लिख लीजिए एयरफोर्स, ऑल एयरफोर्स यूनिट्स, ऑल एयरफोर्स यूनिट्स एंड एयर हेडक्वार्टर्स, ऑल एयरफोर्स यूनिट्स इन दिल्ली कर लीजिए, और
ऑल एयर फोर्स यूनिट्स इन दिल्ली, शार्ट में लिख लीजिए, एंड एयर हेडक्वार्टर्स, बस इतना हो गया। मतलब दिल्ली के अंदर जितने भी एयरफोर्स के यूनिट हैं और जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स है, इसको, इसके लिए डीएसी कौन है, इन सब के लिए डीएसी कौन है, पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अगला जो है ये आरएनडी के बारे में लिखा है, तो देखिए पीसीडीए आरएनडी लिख लीजिए आप, पीसीडीए आरएनडी न्यू दिल्ली, पीसीडीए आरएनडी न्यू दिल्ली। और लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए द होल ऑफ आरएनडी, पूरा का पूरा आरएनडी ये लुक आफ्टर करेंगे इनके, लेकिन कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो ये इसमें पहले पीसीडीए आरएनडी न्यू दिल्ली डैश करके लिख लीजिए, द होल ऑफ आरएनडी लिख लीजिए, द होल ऑफ आरएनडी, बस इतना, इससे समझ आ जाएगा आपको। द होल ऑफ आरएनडी के नीचे लिखिए असिस्टेड बाई, असिस्टेड बाई मतलब ये इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हो जाएंगे आपके। वहां पर देखिए इंडिपेंडेंट हैं, जैसे एयरफोर्स में आप पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून, पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली, वो इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर जो पीसीडीए आरएनडी न्यू दिल्ली है, इनके अंडर में या सबऑर्डिनेट ऑफिसेस कौन से हैं आपके, जेसीडीए पुणे, जेसीडीए आरएनडी लिख सकते हैं आप, जेसीडीए आरएनडी एट पुणे, बालासोर एंड देहरादून। ये पीसीडीए आरएनडी न्यू दिल्ली के अंडर में 3 और ऑफिस हैं, जेसीडीए आरएनडी पुणे, बालासोर एंड देहरादून। 2 और आपके कंट्रोलर हैं, ध्यान रखिए जरा, इसमें 2 और कंट्रोलर हैं इसमें जो आरएनडी को देख रहे हैं, वो अलग हैं आपके। 2 अदर कंट्रोलर्स ऑफ आरएनडी, वो बेंगलोर और हैदराबाद में है। और ये ध्यान दीजिए जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, यहां पर जो आरएनडी की लैब है उनके लिए सीडीए आरएनडी बेंगलोर और हैदराबाद में जो लुक आफ्टर कर रहे हैं। अभी ये आप इतना ही नोट डाउन कर लीजिए, इनका अलग अलग करके भी हम बता देंगे टाइम आने पे। तो आप नीचे अगली लाइन में लिख लीजिए सीडीए आरएनडी बेंगलोर एंड सीडीए आरएनडी हैदराबाद, सीडीए आरएनडी बेंगलोर एंड सीडीए आरएनडी हैदराबाद डैश डैश आरएनडी लैब्स, आरएनडी लैब्स इन, शार्ट में लिखिए आरएनडी लैब्स इन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिए जरा, पीसीडीए आरएनडी न्यू दिल्ली सबको लुक आफ्टर करेंगे, सिवाय तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश में जो आरएनडी लैब्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके लिए डीएसी कौन होगा, सीडीए आरएनडी जो बेंगलोर में और हैदराबाद में। अब ये कौन कौन किसको देख रहा है, इसमें भी जो डिवीजन है उसको हम लोग आगे समझेंगे। इसके लिए 1 लाइन 2 लाइन आप छोड़ दीजिए, जिससे कि हम फ्यूचर में इसको क्लियर करके इंसर्ट कर लेंगे। तो 2 लाइन अब छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ करके आप जो है लिखिए इसको। पीसीडीए बीआर के बारे में देखिए बताया गया है, पीसीडीए बीआर न्यू दिल्ली में है ना। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लुक आफ्टर करते हैं और इनको असिस्ट किया जाता है किसके द्वारा, जरा देखिए ध्यान से, इस लाइन को पढ़ लेते हैं फिर लिखाते हैं। जो पीसीडीए बॉर्डर रोड है आपके, ये न्यू दिल्ली में असिस्टेड बाय द रीजनल ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट एट चंडीगढ़ एंड कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट एट गुवाहाटी। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये दोनों आपके पीसीडीए आरएनडी के सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हो गए। तो आप लिख लीजिए जरा, पीसीडीए आरएनडी न्यू दिल्ली डैश द होल ऑफ बॉर्डर रोड्स, ये लिख लीजिए द होल ऑफ बॉर्डर रोड, क्योंकि
इनको ये दोनों ऑफिस असिस्ट करेंगे, यानी उनके सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी पीसीडीए बॉर्डर रोड की हो गई। तो पीसीडीए बॉर्डर रोड्स न्यू दिल्ली डैश द होल ऑफ बीआरओ, द होल ऑफ बीआरओ, और उसके नीचे अगली लाइन में लिख लीजिए असिस्टेड बाई जेसीडीए ब्रैकेट में बीआर चंडीगढ़, जेसीडीए ब्रैकेट में बीआर चंडीगढ़ एंड सीडीए बीआर गुवाहाटी, सीडीए बीआर गुवाहाटी, यानी ये दो ऑफिस हैं जो इनको असिस्ट भी करेंगे, चंडीगढ़ वाला ऑफिस और गुवाहाटी वाला ऑफिस। ये सीएसडी के लिए पहले ही हम लोग कर चुके हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हमें कुछ समझना नहीं है। और इसके बाद में हम आगे आते हैं, ये पेंशन के बारे में बात की गई है। तो ये जो है पेंशन का तो हम अभी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो इसमें लेकिन एक पॉइंट आप लिख लीजिए जरा, पीसीडीए पेंशन का। देखिए हमें उधर पीसीए फैक्ट्रीज का लिखना नहीं है, क्योंकि वो अभी ऑब्सोलीट होने वाली चीज है। अब पीसीडीए पेंशन के फंक्शन पर आ जाइए, शार्ट में लिखिए पीसीडीए पेंशन, और इसमें लिख लीजिए आप सैंक्शन ऑफ पेंशंस डैश करके लिखिए, सैंक्शन ऑफ पेंशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस पर्सोनल, सर्विस पर्सोनल ब्रैकेट में आर्मी लिख लीजिएगा, आर्मी डैश डिफेंस सिविलियन, डिफेंस सिविलियंस, या कामा करके लिख लीजिए डिफेंस सिविलियंस एंड डीएडी। आप ध्यान से समझ लीजिए, पीसीडीए पेंशन के सामने आप लिख लीजिए सैंक्शन ऑफ पेंशन, या प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन भी कह सकते हैं, सारी चीजें आ जाएंगी, पेमेंट भी आ जाएगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन डैश शार्ट में केवल लिख लीजिए चाहे आर्मी, डिफेंस सिविलियन एंड डीएडी, बस आर्मी, डिफेंस सिविलियन एंड डीएडी, ये तीन आपको याद रखना है। आगे कुछ मिलेगा बताएंगे। इसी में जो और पॉइंट है वो लिख लीजिए नीचे, पेंशन डैश एयरफोर्स डैश जेसीडीए एयरफोर्स, ये लिख लीजिए, इतने से आप समझ जाएंगे। पेंशन डैश एयरफोर्स डैश जेसीडीए एयरफोर्स दिल्ली कैंट, ये लिख लीजिए, पेंशन डैश एयरफोर्स डैश जेसीडीए एयरफोर्स दिल्ली कैंट। और तीसरी लाइन में लिख लीजिए पेंशन डैश नेवी डैश पीसीडीए नेवी मुंबई। हो गया ये आपका क्लियर। इसके बाद में अगले पैराग्राफ में एक फैक्ट रिलेटेड है, जरा इसको लिखिए। पेंशन डिसबर्समेंट के मामले में 51 डीपीडीओज हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग राज्यों में हैं, और ये सीडीए पीडी मेरठ के अंतर्गत है। तो आप अगली लाइन में लिखिए सीडीए पीडी मीरुत, सीडीए पीडी मीरुत डैश 51 डीपीडीओज डैश 51 डीपीडीओज। अब इसमें कोई चेंजेस आया होगा तो हम लोग अपडेटेड वर्जन से करके इसको ठीक कर लेंगे। 51 डीपीडीओज, और इसके बाद नीचे लिखिए नोट लिखिए, नोट 12 डीपीडीओज 12 डीपीडीओज ब्रैकेट में 4 सदर्न स्टेट्स, नोट में नीचे लिखिए 12 डीपीडीओज ब्रैकेट में 4 सदर्न स्टेट्स डैश सीडीए चेन्नई, यानी जो 4 दक्षिणी राज्य हैं, सदर्न स्टेट्स हैं, उनके जो 12 डीपीडीओज हैं उसे कौन पेंशन डिसबर्समेंट उनका कौन लुक आफ्टर कर रहा, मतलब उनको कौन लुक आफ्टर कर रहा, सीडीए चेन्नई। और 51 डीपीडीओ हैं जो कि सीडीए पीडी मीरुत लुक आफ्टर कर रहे हैं।
इसके बाद में ये तो हमारा सीडीए पीडी हो गया और सीडीए चेन्नई हो गया, ठीक है, मतलब डीपीडीओस की बात हो गई। इसके बाद में जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स की बात हो रही है। तो इसमें जरा देखिए अगली लाइन जो हमारी लिखी है, द जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स ऑफ द सिविल पर्सनल ऑफ द आर्मी, ध्यान दीजिए सिविलियन पर्सोनल ऑफ आर्मी एज वेल एज द स्टाफ ऑफ डीएडी आर मेंटेन्ड बाय सीडीए फंड मेरठ। तो अब आप इसमें लिखिए शार्ट में सीडीए फंड मेरठ, सीडीए फंड्स मीरुत, पहले लिखिए नंबर 1 सबसे पहले सीडीए फंड्स मीरुत डैश जीपीएफ अकाउंट्स, जीपीएफ अकाउंट्स डैश सिविलियन पर्सोनल ऑफ आर्मी एंड डीएडी, ये लिख लीजिए सिविलियन पर्सोनल ऑफ आर्मी एंड डीएडी, ये आपको क्लियर रहेगा। और इसके आगे ध्यान से समझिए, जो अगली लाइन लिखी है वो जनरल नेचर की है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लेकिन, द जीपीएफ अकाउंट्स ऑफ अदर डिफेंस सिविलियंस, यानी जितने दूसरे डिफेंस सिविलियन हो गए उनके जो जीपीएफ अकाउंट है आर मेंटेन्ड बाय द कंसर्न्ड फंक्शनल कंट्रोलर्स सच एज कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स फैक्ट्रीज। अब आपको यहाँ मैं बता दूं, अभी ये कारपोरेटाइजेशन होने से पहले किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो भी डिफेंस सिविलियन है आपके, उनका फंड अकाउंट कौन मेंटेन करता था? कंसर्न्ड सीएफए मेंटेन करता था, यानी पीसीए फैक्ट्रीज के अंतर्गत जो आता था। तो अब यहाँ बाकी सबके लिए ये लागू हो गया, आरएनडी के अंदर अगर कोई होगा तो उसे पीसीडीए आरएनडी मेंटेन करेगा, या जो भी सीडीए आरएनडी होगा। तो इस तरीके से ये जो जितना सीडीए फंड मेरठ का जो बताया गया है कि जितने आर्मी पर्सोनल हैं आपके, सिविलियन पर्सोनल ऑफ आर्मी और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनका जीपीएफ अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? सीडीए फंड मेरठ। इसके अलावा जिसका जिसका भी जीपीएफ फंड है उनका वो फंक्शनल कंट्रोलर मेंटेन करेगा, ये जनरल भाषा में जनरल लैंग्वेज में बता दिया गया। जैसे एक पीसीए फैक्ट्रीज का उदाहरण दिया गया और एक उदाहरण दिया गया है पीसीडीए आरएनडी का, पीसीडीए नेवी, पीसीडीए बॉर्डर रोड। अब पीसीडीए आरएनडी ये जीपीएफ अकाउंट किसका मेंटेन करेंगे? जो आरएनडी में आने वाला इस्टेब्लिशमेंट है। पीसीडीए नेवी जो नेवी में आने वाले आपके जो है उनके लिए उनका ये मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। पीसीडीए बॉर्डर रोड में जो आते हैं पीसीडीए बॉर्डर रोड, तो ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदर जीपीएफ अकाउंट्स या जीपीएफ अकाउंट्स ऑफ अदर डिफेंस सिविलियंस, ये ध्यान रखिएगा डिफेंस सिविलियंस भी लिखा हुआ है। जीपीएफ अगली लाइन में लिख लीजिए जीपीएफ अकाउंट्स ऑफ अदर डिफेंस सिविलियंस डैश कंसर्न्ड फंक्शनल कंट्रोलर, बस इतना लिख लीजिए, जीपीएफ अकाउंट्स ऑफ अदर डिफेंस सिविलियंस डैश कंसर्न्ड फंक्शनल कंट्रोलर, कंसर्न्ड फंक्शनल कंट्रोलर, बस इतना लिख लीजिए, हो जाएगा इतने में काम। इसके बाद ये देखिए ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको बताया गया है, तो हमारे डिपार्टमेंट में 5 आरटीसी हैं आपके, आरटीसी लखनऊ, आरटीसी बेंगलोर, आरटीसी कोलकाता, आरटीसी मेरठ और आरटीसी पुणे, जिसे एनएडीएफएम भी कहा जाता है। और इसके अलावा 6वां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा डीपीटीआई, डिफेंस पेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलाहाबाद या प्रयागराज नाउ। तो इनको जो है किसी सीडीए लेवल के अधिकारी यानी एसएजी लेवल के अधिकारी के द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन हाँ नाम जरूर आपको याद रखना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको हेड करता है, लुक आफ्टर करता है, वो सेंट्राड है, ठीक है। सेंट्राड ये न्यू दिल्ली में है, ट्रेनिंग डिवीजन है ये, हेडक्वार्टर ऑफिस का, सीजीडीए ऑफिस का सेंट्राड, ये सबको लुक आफ्टर करता है। तो 5 आरटीसी हैं आपके, बेंगलुरु में, पुणे में, कोलकाता, लखनऊ एंड मेरठ। और आपका जो है एक वन कंट्रोलर आपका जो है ये कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट या एनएडीएफएम जिसे आप कहते हैं, पुणे में भी, ठीक है। हालांकि आरटीसी पुणे या एनएडीएफएम इज द सेम थिंग। और इसके अलावा एक डीपीटीआई हो गया आपका इलाहाबाद में। तो आप ये याद रखिएगा जरा, ये हो गया।
इसके बाद देखिए इसमें जो और चीजें आपकी बताई गई, आखिरी पैराग्राफ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो भी आपके पहले इसमें पहले पेज में भी एक लाइन थी, उसको भी एक सेकंड जरा देख लेते हैं दोबारा। जो प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट न्यू दिल्ली, अब ध्यान से देखिए जरा, ये फंक्शन पीसीडीए न्यू दिल्ली लिख लीजिए आप। पीसीडीए न्यू दिल्ली क्या करते हैं, ये जो है पे एंड अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्लेम यानी टीए क्लेम्स, पे एंड अलाउंसेस, टीए क्लेम्स, फंड अकाउंट किसका, सिविलियन स्टाफ का, एमओडी का, ये पहले ही बात हो चुकी है, एमओडी का, आर्मी नेवी हेडक्वार्टर का, ध्यान दीजिए, द आर्मी एंड नेवी हेडक्वार्टर्स, और जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोकेटेड एट दिल्ली, दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली के अंदर, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीसीडीए न्यू दिल्ली डैश पे एंड अलाउंसेस कामा टीए क्लेम्स कामा फंड अकाउंट्स डैश सिविलियन स्टाफ ऑफ एमओडी, सिविलियन स्टाफ ऑफ एमओडी कामा आर्मी एंड नेवी हेडक्वार्टर्स, कामा आर्मी एंड नेवी हेडक्वार्टर्स एंड इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एट दिल्ली, बस इतना लिख लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब किसके किसके पे एंड अलाउंसेस मेंटेन करते हैं, एक बार मैं पीछे और देख लेता हूं। देखिए इसमें जो है पे एंड अलाउंसेस ही, हाँ बताइए सर, ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है? इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो एक से ज्यादा सर्विसेज को अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे कि एमईएस हो गया आपका, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना। मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नाम मिलेंगे आपको जो कि आर्मी को भी सेवा देते हो, नेवी को भी सेवा देते हो, एयरफोर्स को भी सेवा देते हो, उन्हें आप इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और इसमें और भी चीजें मिल सकती हैं, तो मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैंने एमईएस का नाम ले लिया। तो ध्यान दीजिए जरा, पीसीडीए न्यू दिल्ली, ये किसका किसका पे एंड अलाउंसेस, टीए क्लेम और फंड अकाउंट मेंटेन करेंगे, सिविलियन स्टाफ का, एमओडी के सिविलियन स्टाफ का नंबर 1, आर्मी और नेवी हेडक्वार्टर्स के सिविलियन स्टाफ का नंबर 2, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा दिल्ली के अंदर वाले, उनके जो सिविलियन स्टाफ है उनका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा देखिए, claims pertaining to contingent and miscellaneous charges of the above said organizations are also dealt with by this controller, तो ये भी एक काम हो गया। यानी इसी में नीचे आप आगे लिख सकते हैं पीसीडीए न्यू दिल्ली में ही कंटिंजेंट एंड मिसलेनियस चार्जेस, ठीक है, इन्हीं सभी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो वो ऊपर वाले में ही बढ़ा सकते थे आप, कंटिंजेंट एंड मिसलेनियस चार्जेस भी जो होंगे, कंटिजेंसी से जो खर्च होते हैं, कंटिजेंट और मिसलेनियस जो चार्जेस होंगे इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी, उनका निपटारा भी पीसीडीए न्यू दिल्ली करेंगे। इसके अलावा जरा देखिए पीसीडीए न्यू दिल्ली का, तो ये दूसरी लाइन में लिख लीजिएगा, पीसीडीए न्यू दिल्ली कंटिजेंट एंड मिसलेनियस चार्जेस ऑफ एबव ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लिख लीजिए, पीसीडीए न्यू दिल्ली डैश कंटिजेंट एंड मिसलेनियस चार्जेस ऑफ एबव ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन में लिख लीजिए, तीसरी लाइन में पीसीडीए न्यू दिल्ली डैश पेमेंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, पेमेंट्स ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पेमेंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनसे रिलेटेड पेमेंट पीसीडीए न्यू दिल्ली करेंगे। अब इसमें किसके द्वारा भी हो सकता है, ये जो है जो कॉन्ट्रैक्ट किसके हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई एंड आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन, एंड आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन,
एंड अब वो डिफेंस सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई की बात कामा कर लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई कामा एपीओ, आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा एपीओ कहते हैं इसे, आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड लंदन अकाउंट करेंट, ये लिख लीजिए, ये 3 चीजें ब्रैकेट में लिख लीजिए। इनसे जुड़ा हुआ जो भी आपका फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स का पेमेंट होगा वो पीसीडीए न्यू दिल्ली करेगा, पीसीडीए न्यू दिल्ली। तो अभी भाई मैं इतना ही रखता हूं, अब आगे हम लोग चलेंगे, ये इतने को आप रिवाइज करके रखिएगा, ये थोड़ा इसी तरह से हम लोग करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आगे और चीजों को फास्ट कर दिया जाए, क्योंकि मैं पहले से, अब मेरे पास हार्ड कॉपी आने वाली है, जब हार्ड कॉपी आ जाएगी तो मैं पहले से ही चीजों को हाईलाइट करके रखूंगा और तेजी से लिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सर लंदन फीडबैक करेंट जरूर अकाउंट एक बार दीजिएगा। बता दीजिए सर। अब कल इसके बारे में बात करेंगे, अब आज टाइम हो गया है, ठीक है, मुझे कुछ, सर ठीक है, बाद ओके में बात ओके करेंगे। ओके। थैंक यू।